गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय सिया राम, जय हनुमान। क्योंकि आज मैं आपके लिए अपनी ज्ञान गंगा की दूसरी सीरीज लेकर के आया हूँ। पहले सीरीज को आप लोगों ने देखा और सपोर्ट किया, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा था ये पढ़ाई से हटके, एक्चुअली पढ़ाई से हटके नहीं है तो आपकी एग्जाम की बातें ही। बस इसमें वो बातें हैं जो थोड़ा सा जिन पर फोकस ज़्यादा करना पड़ता है, व्यवहारिक रूप से भी और परीक्षा की दृष्टि से भी। थोड़ा सा आपके दिमाग का दायरा मैं बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से लाया हूं। अब इससे आपको कितना फायदा हो रहा है आपको डिसाइड करना है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा देखिए और इसमें कही गई महत्वपूर्ण बातों को नोट कीजिए और थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए। मैं जो ये सीरीज शुरू किया हूं इसमें निर्णय आपको करना है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी बातें आप पे थोपना चाहता हूं। इसमें निर्णय आपको करना है कि वास्तविकता क्या है। इसीलिए इसका टॉपिक ही है वास्तविकता या फोबिया। ठीक है, इसीलिए इसका टॉपिक ही है वास्तविकता या फोबिया। अब देखिए कहां तक सही है। इसको अब हम लेक्चर को शुरू करते हैं और ध्यान से अंत तक देखिएगा, धीरज के साथ, जैसे आज तक आपने सारे वीडियो देखे हैं। ठीक है, जय सिया राम, जय हनुमान। शुरुआत करते हैं इस लेक्चर के साथ। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये वास्तविकता या फोबिया। क्योंकि देखिए आप कहीं भी देखेंगे तो 2050 को फिर कुछ ऐसा पेश किया जा रहा है जैसे कभी 2012 को पेश किया गया था। आमतौर पर जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं वो ये जानते होंगे फोबिया एक चीज होती है। जैसे किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। इसीलिए जो व्यक्ति हमेशा इस बात को सोचता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, उस फोबिया को कहा जाता है डूम्सडे फोबिया। क्या बोलते हैं? डूम्सडे फोबिया। डूम्सडे फोबिया, डूम्सडे फोबिया कहा जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, फोबिया। अब आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि डूम्सडे फोबिया मुझे है या ये कल्पना है या ये वास्तविकता है। ये आपको डिसाइड करना है इस लेक्चर के पढ़ने के बाद। हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंग्लिश के पर्पस से ये फोबिया भी माना जाता है। जो व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि दुनिया खत्म होगी, ये डूम्सडे फोबिया है, जो कि सही नहीं। लेकिन आज मैं जो आपके सामने आंकड़े लाऊंगा परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे। ठीक है, कहीं कुछ अगर कमी हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा और आप हमारे इस लेक्चर को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या है, शुरुआत करते हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट आई थी, लगभग ये 7 मार्च का है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस रिपोर्ट को आपको ग्रुप पे लिंक भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ये मैंने उसी से लिया है। 7 मार्च का जो रिपोर्ट था उसमें ये आया है, इंडिया टुडे की न्यूज है कि समुद्र आ रहा है, द सी आर कमिंग, द सिटीज विल सिंक बाय 2050। ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। मतलब 2050 तक हालत ऐसी होगी कि सी लेवल ऐसा हो जाएगा कि यूएसए के कई शहर डूबने के कगार पे हैं। जैसे आप यूं समझिए कि ये रिपोर्ट क्या कहती है कि 2 दर्जन तटीय शहर में से 50 में से एक व्यक्ति को भारी बाढ़ का अनुभव हो सकता है। यानी सी लेवल 24 आउट ऑफ 32 कोस्टल सिटीज इन यूएसए आर करेंटली सिंकिंग। मतलब यह कहता है कि आने वाले समय में 32 शहरों में से 24 कहां के? यूएस के, डूबने के कगार पर आ जाएंगे। कब? 2050 में। मतलब 2050 तक हालत ऐसी होगी कि यूएसए के 24 शहर डूबने की स्थिति में होंगे और हर 50 में से एक व्यक्ति भयंकर बाढ़ की परिस्थिति से घिरा होगा। सवाल है ये अमेरिका का ये संकेत क्या भारत के लिए भी है? भी आगे समझेंगे। तो आप ये देखेंगे कि अमेरिका के 32 तटीय शहरों में से 24 इस समय डूब रहे हैं। 24 ऑफ द 32 कोस्टल सिटीज आर इन द यूएसए आर करेंटली सिंकिंग। मतलब डूबने के कगार पर हैं। अब इस बात को समझेंगे, यह अमेरिका के लिए कहा 2050 तक। अब आप बहुत सी बातें समझेंगे, धीरज के साथ लेक्चर को सुनिएगा, उबिएगा मत। थोड़ा सा इसको आपको मेहनत के साथ कुछ नोट डाउन भी करते रहिएगा, एग्जाम की दृष्टि से भी है और थोड़ा नॉलेज की दृष्टि से भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए है क्या कि माना जा रहा है कि यह रीजन तो सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर कम नहीं हो रहा है। हालांकि बीच में कुछ लोगों ने कहा कि कम हो रहा है, वैश्विक तापमान में कमी आई है, लेकिन अभी भी खतरा बना है। माना यह जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ग्लेशियर का पिघलना शुरू हो गया है और महासागरों में अधिक पानी चला गया है और भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में कई तटीय शहरों के डूबने या जलमग्न होने का खतरा मंडरा रहा है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर का पिघलना ज्यादा तेजी से शुरू हो रहा है और समुद्र का यानी कि सी लेवल बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से खतरा तटीय क्षेत्रों पर ज्यादा है। हालांकि अमेरिका पर भी आप देखोगे ये रिपोर्ट अमेरिका को लेकर बनाई गई, लेकिन वार्निंग सबके लिए है। तो ये तो आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। ठीक है, इस हर एक पीपीटी को आराम से पढ़ते चलेंगे और मैं आपको व्याख्या करता चलूंगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि तटीय शहरों के एक नए विश्लेषण से पता चला है कि अमेरिका के 2 दर्जन तटीय शहर 50 लोगों में से एक को 2050 तक मतलब महत्वपूर्ण मतलब बहुत बड़े लेवल पर बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि सी लेवल इतना बढ़ेगा कि 2050 तक 50 लोगों में से हर एक को भयंकर बाढ़ का अनुभव होगा। ठीक है, तो ये अभी सामान्य बातें हैं। और याद रखिए खतरा यहां तक है कि अमेरिका के इतने शहर जो हैं डूबने के कगार पे हैं। अमेरिका के इतने शहर डूबने के कगार पे हैं। कौन कौन से? न्यूयॉर्क, अटलांटिक, वर्जीनिया, ये चार्ल्सटन, यहां तक कि न्यू ऑरलियंस भी, टेक्सास सिटी भी। अमेरिका के इतने शहर डूबने के कगार पे हैं। इतने शहरों पे डूबने खतरा, उसमें न्यूयॉर्क सिटी भी क्या है? एक है। उसमें से न्यूयॉर्क सिटी भी एक है। ठीक है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। न्यूयॉर्क सिटी भी क्या है? एक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको लेक्चर लेके और। ठीक है, तो अभी मैं बस बता रहा हूं। अब ये रिपोर्ट कहती है, अब पता है ये एक पत्रिका है जो ब्रिटेन की पत्रिका है, नाम है नेचर जनरल नाम की पत्रिका ने भी इस बात की वार्निंग दे दी है कि अमेरिका के समुद्र तट पर समुद्र का स्तर लगभग इतना मीटर बढ़ रहा है। यह आपको याद नहीं करना, बस जानना है कि नेचर पत्रिका जो कि ब्रिटेन की एक इन्वायरमेंटल मैगजीन है जो इन्वायरमेंट से संबंधित इशू को लाती है, वो भी ये कह रही है कि 2050 तक ये खतरा वास्तव में दिख रहा है कि अमेरिका के तटीय शहर डूबने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, अब आप तय कीजिएगा ये फोबिया है या वास्तविकता, आंकड़ों के आधार पे, कल्पना के आधार पे नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि अब देखिए 2022 में एक रिपोर्ट आई थी WMO की। WMO का मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि WMO का मुख्यालय कहां है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? आप इस बात का जवाब मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। मैं वेट करूंगा, मैं सबके कमेंट बॉक्स देखता हूं। तो देखिए खतरा सिर्फ अमेरिका का नहीं है, इंडिया के रेफरेंस में भी एक रिपोर्ट आई थी। कब? WMO की, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ये मई 2022 में एक रिपोर्ट दिया था जिसमें कहा था, क्या कहा था कि इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लगभग सभी तटीय इलाकों के डूबने का खतरा तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत से लगते समुद्री तटों का जलस्तर दुनिया के दूसरे हिस्सों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम संगठन ने 2022 में अपनी रिपोर्ट का नाम था स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021। ये कुछ और कह रहा है, ये कह रहा है
कि भारत के तटीय क्षेत्रों के डूबने का खतरा कहीं ज्यादा है। अभी तो आपने मार्च में अमेरिका की हाल सुना कि वहां पे खतरा है। इसके पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा था कि यह खतरा जो है भारत पर भी है। मतलब सुनिए जरा, पढ़िएगा, 2030 तक मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम जैसे क्षेत्रों का तटीय इलाका सिकुड़ जाएगा। मतलब ये सारे शहर के जो कोस्टल रीजन है वो कम हो जाएंगे, मतलब श्रिंक हो जाएंगे। ऑल द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया विल श्रिंक, मतलब सिकुड़ जाएंगे, कम हो जाएगा, यानी वहां पर समुद्र का पानी पहुंच जाएगा। अब आप सोचिए, क्या ये वही प्रक्रिया तो नहीं है जिसमें धीरे धीरे पानी के अंदर शहर समा जाते हैं? क्या ये वही है? अब ये आपको डिसाइड करना है। मेरी बातों को आप अपने ऊपर मत ला दिएगा, लेकिन समझिएगा कि क्या यह प्रक्रिया शुरू हो रही है। यह बदलाव, अब जरा आगे पढ़िए, इसकी रिपोर्ट क्या कहती है। यह बदलाव अगले 8 सालों में तेजी से देखने को मिलेगा और 2050 तक शहरों का तटीय हिस्सा बड़े क्षेत्रों में डूब चुका होगा। फिर यह भी उसी बात को कह रहे हैं, यानी जहां 7 मार्च को कहा गया कि 2050 तक अमेरिका के शहर डूबेंगे, वहीं फिर 2050 को ऐसा वर्ष मान रहे हैं जहां पर WMO भी मान रहा है कि 2050 तक भारत के भी कई तटीय क्षेत्रों के ऊपर डूबने का खतरा है। 2050, तो मतलब कहीं ना कहीं ये सारी रिपोर्ट को या तो हम बिल्कुल झूठा मान लें और बिल्कुल आंख मूंद करके जीवन जीते रहें कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये कुछ ऐसा होगा जैसे जब टाइटैनिक यात्रा शुरू हुई थी तो लोगों को विश्वास ही नहीं था कि टाइटैनिक डूबेगा। उसका साइज देख करके और उसके बारे में जो भविष्यवाणी की गई, ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। अंदर की महफिल, जब टाइटैनिक यात्रा शुरू हुई तो अंदर की महफिल ऐसी थी कि अंदर के लोग कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि बाहर क्या हो सकता है। शायद मूवी में दिखाया भी गया है कि जब वार्निंग दी गई कि भैया आगे ग्लेशियर है, कहा कुछ नहीं, इस जहाज को कुछ नहीं हो सकता। क्या हम भी उसी प्रकार एक टाइटैनिक पे सवार हैं कि आंख मूंद करके जीवन जिए चले जा रहे हैं और आगे क्या बहुत बड़ा विध्वंस हमारा इंतजार कर रहा है? या फिर कल्पना भी हो सकती है। आपको तय करना है, मुझे नहीं। ठीक है, तो मतलब 2050 तक खतरा भारत, 2050 तक क्या है खतरा? अमेरिका के तटों पर, यानी तटीय क्षेत्रों पर दिख रहा है। और इसका बस एक ही रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग। अब जरा आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप डिसाइड करेंगे ये फोबिया है या फिर वास्तविकता, आपको तय करना है। बाकी है उसी बात को इंग्लिश में दिया गया है, पढ़ लेंगे, समझा दिया है। अब चलिए आगे की बात करें। अब ये कह क्या रहा है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट को। अब कहोगे सर ऐसा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, थोड़ा सा हम मैप पे चलेंगे तब उसके बाद हम समझेंगे। मतलब मैप क्या, थोड़ा सा पीपीटी पे मैं आऊंगा। देखिए है क्या, ग्लोबल वार्मिंग क्यों आ रही है। देखिए एक चीज होती है कार्बन फुटप्रिंट, उसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। ये क्या होता है जरा ध्यान देनिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। जरा ध्यान देंगे, कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, देखो ये होता क्या है समझिएगा। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन फुटप्रिंट पता क्या है? ये हमारे जीवन जीने की शैली को दिखाता है कि हम कैसे जी रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की दर को दिखाता है। प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की दर को दिखाता है और मतलब एक व्यक्ति कितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है। और पता है ये उन देशों में ज्यादा होता है जहां पर लोगों के जीवन जीने की कला बड़ी ही लग्जरियस है। हमारे धर्म ग्रंथों में, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, कहीं ना कहीं कहा जा गया कि भैया आप विलासिता के जीवन की तरफ मत जाइए। लेकिन मुझे यह लग रहा है इस बात को वो समझाना भी चाह रहे थे कि आज हमारी लाइफ स्टाइल ही हमारे विनाश का रीजन बन चुके, यानी आवर लाइफ स्टाइल हैज बिकम द रीजन ऑफ आवर डूम। हमारा जीवन शैली ही हमारे बर्बादी की तरफ जा रहा है। कैसे? क्योंकि देखो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखूंगा। कार्बन फुटप्रिंट देखिए होता क्या है कि कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की दर, एक व्यक्ति
कहोगे सर कार्बन कैसे उत्सर्जन होता है? हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो खाते हैं, ठीक है, हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, हम जो चीजें यानी हम जो वस्तु यानी गुड्स, हम जो कपड़े पहनते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम वस्तुएं यानी गुड्स इस्तेमाल करते हैं, जो हम वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, ये सब कार्बन फुटप्रिंट को दिखाते हैं। मतलब अगर आप एक से अधिक कपड़े पहन रहे हैं, आपके पास हजारों कपड़ों के सेट हैं, 100, 200, 500, 10, 20 कपड़े के सेट रखे हैं, खाना आपका पैटर्न बड़ा लग्जीरियस है, बहुत ज्यादा आप जो है लग्जीरियस पिज्जा बर्गर की तरफ भाग रहे हैं, वस्तुएं क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एक नहीं 10-10 जोड़ी जूते हैं घर में, ये सब कहीं ना कहीं आपके डिमांड को बढ़ा रहे हैं। और ये डिमांड तभी पूरी होती है जब इंडस्ट्री लगाई जाती है, और इन्हीं डिमांड को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री लग रहा है। तो एक्चुअल में कार्बन का उत्सर्जन इंडस्ट्री से नहीं, हमसे आपसे हो रहा है, क्योंकि हमारे आपके डिमांड का पैटर्न ही ऐसा है कि हम लोग इतनी ज्यादा लेवल पे अपने लाइफ को लग्जरियस बनाते चले जा रहे हैं, जिसे अब रोकना संभव नहीं, मैं भी नहीं रोक सकता। उस वजह से इतने बड़े स्तर पे इंडस्ट्री बैठ रही हैं, तो कार्बन का उत्सर्जन तो होगा ही। तो इसीलिए कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की दर, और ये जितना ज्यादा होगा, यानी जितना ही कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा होगा, इसका मतलब यह है कि उतना ही ज्यादा उद्योग लगेंगे, उतना ही ज्यादा उद्योग लगेंगे, और जितना ज्यादा उद्योग लगेगा उतना ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग आएगा, उतना ज्यादा CO2 आएगा, और जितना ज्यादा CO2 आएगा उतना ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के का कारण एकमात्र का CO2 की मात्रा का बढ़ना, और CO2 की मात्रा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हर व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है। आप चेक करना जाके गूगल पे कि इंडिया के व्यक्ति का पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट क्या है, यानी भारत के व्यक्ति का प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट क्या है। शायद वो 1.9 मीट्रिक टन आएगा। चेक कीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि एक व्यक्ति कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। तो इसको आप यूं साइक्लिकल समझिए कि ध्यान रखेंगे क्या, जरा समझिए, इसको चक्र के रूप में समझते हैं। एक चक्र बन जाता है, जितना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होगा उतना ज्यादा उद्योग लगेंगे, उतना ज्यादा उद्योग लगेंगे, जितना ज्यादा उद्योग लगेगा उतना ज्यादा CO2 आएगा, और जितना ज्यादा CO2 आएगा उतना ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड है, चल रहा है चक्र, और सबका रीजन है कार्बन फुटप्रिंट का बढ़ना, कि हर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि उद्योग लगने ही लगने हैं। हमारा काम एक नहीं 4 गाड़ियों से चलेगा, और इसको बदलना संभव नहीं है। ठीक है, तो मैंने समझाया कार्बन फुटप्रिंट क्या, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की दर जो कि बढ़ रही है। अब सवाल बनता है, सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट किस देश का है? उसी देश का होगा जहां लोग बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं। अब जरा इमेज करना कि किस देश का सबसे ज्यादा हो सकता है, जहां की लाइफ बहुत होगी लग्जरियस, वहीं पे होगा। ठीक है, तो अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, और आप ये भी चेक करेंगे कि भारत के प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट कितना है। भैया ये हर एग्जाम के लिए है और आपके नॉलेज के लिए भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग आते हैं मुद्दे पे। अब देखिए, आपको दिख रहा है ये, अब मैं इसको समझा दिया हूं, अब जरा आप देखिएगा ये है क्या। अब चूंकि मैंने आपको समझा, तो अब आपको इसको पढ़ने में आसानी होगी। क्या लिखा है? कार्बन फुटप्रिंट मानव गतिविधियों के द्वारा उत्पादित ग्रीन हाउस गैस, वही ग्रीन हाउस का मतलब CO2, मीथेन, SO2 तमाम है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कुल मात्रा है, यानी कि मानव गतिविधियों के द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कुल मात्रा। मतलब कार्बन फुटप्रिंट is a calculated value or index that makes it possible to compare the total amount of greenhouse gases that an activity product company of a country adds to the atmosphere। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक कंपनी के द्वारा
जितना कार्बन उत्सर्जन में योगदान दे रहा है, और वो कंपनी कार्बन का उत्सर्जन क्यों कर रही? क्योंकि हमारा डिमांड ही ज्यादा है, तो कंपनी हमारे डिमांड पे बनी है। तो इसीलिए एक मानव गतिविधियों से जितना कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी प्रति व्यक्ति मानव गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले कार्बन को ही हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। हाँ, कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, एक व्यक्ति का औसत कार्बन फुटप्रिंट, शायद ये आंकड़ा गलत है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा ये आंकड़ा गलत है, इसको हम बताएंगे। ये समझिए, ये क्या है, ये 1.6 हो सकता है, ये 1.16 टन नहीं, ये 1.6 हो सकता है, ठीक है। यह दुनिया के सबसे ऊंची दरों में से एक है। दुनिया भर में औसत कार्बन फुटप्रिंट 4 टन के करीब है। मतलब एक पूरे वर्ल्ड का अगर कार्बन फुटप्रिंट निकाला जाए तो वो 4 टन के करीब चल रहा है। और जहां इससे ज्यादा हुआ, हमारा टेम्परेचर उस लेवल पे पहुंच जाएगा जिस लेवल पे सरकार, विश्व की सरकारें सचेत हो चुकी हैं कि वहां तक टेम्परेचर के लेवल को नहीं पहुंचाना है। कहोगे सर कौन सा लेवल? अभी समझ जाओगे कि हमने 2050 तक लिमिट बना के रखा है कि टेम्परेचर को किसी भी हालत में 2050 तक उस लेवल पे नहीं पहुंचने देना है। इसीलिए तो आप पढ़ोगे कि 2050 तक कार्बन उत्सर्जन की दर को, यानी जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है, उसे शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या करने का? शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी आप समझेंगे इसका क्या मतलब है। यानी कि 2050 तक हमें हर हाल में कार्बन के उत्सर्जन को शून्य करना है। मतलब वृद्धि दर कहीं जो है वही बने रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हुआ तो टेम्परेचर उस लेवल पे पहुंचेगा जहां पर ये सब भविष्यवाणियां जो पहले कही गई हैं सही हो जाएंगी। इसीलिए आप देखिए, हर सरकार, हर देश की सरकार बहुत तेजी से इस पे काम कर रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां ला रही है, सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही है, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन बनाया जा रहा है, प्रयास चल रहे हैं। और उसमें हमारा भी प्रयास होना चाहिए, जो कि बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आप समझ गए हैं, बता दिया हूं। हाँ, अब जरा देखिए, आप देखो, अब यहां से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो एग्जाम के पर्पज से हैं। देखिए दिसंबर, तो यहां पर हमको यह भी इंपॉर्टेंट है ये करना कि कोप का कॉन्फ्रेंस जो है कब हुआ था। देखिए दिसंबर 2023 में यूएई में, आपको पता होगा दिसंबर 2023 में COP 28, किसकी? COP 28 की बैठक हुई। कब? दिसंबर 2023 में। याद रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इन्वायरमेंट को लेकर के जितनी भी बैठक होती है उसे हम COP के नाम से जानते हैं। तो दिसंबर 2023 में COP की बैठक हुई और COP का मुद्दा भी यही था कि 2050 तक कार्बन के नेट इमिशन को, यानी शुद्ध उत्सर्जन दर को शून्य करना है। मतलब अब और कार्बन ना आने पाए, क्योंकि क्या होने वाला भी आप समझोगे। तो देखिए यहां भी वही बात कहा गया COP 28 में। और ध्यान रखिएगा, इसके जो अध्यक्षता किए थे, कहां हुआ था COP 28? दुबई में हुआ था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2023 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता यूएई, दुबई में हुआ था। यूएई के सुल्तान अल जबर है, शायद अल जबर है, जाबर लिखा हुआ, अल जबर है। तो अल जबर ने इसकी अध्यक्षता की थी। भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। COP 28 का बैठक कहां हुआ था? दिसंबर में। कहां हुआ था? दुबई में। यूएई। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुल्तान अल जबर ने किया था। तो कहोगे सर COP 28, क्योंकि देखो यहां भी वही आंकड़ा आया। इस COP 28 में भी फिर 2050 को देखा गया। आखिर 2050 को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? कि कुछ ना कुछ समस्या तो है ही। इसमें कहा गया है कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। समझिए, यहां भी 2050 आ रहा है। यानी वो जो रिपोर्ट आपने शुरुआत में देखी, वो जो 2050 कह रही है, इस COP 28 में, जो कि इंटरनेशनल बैठक है, इन्वायरमेंट को लेके होती है, इस इन्वायरमेंट की बैठक में ये 2050 को फिर ध्यान रखा गया। कहा गया भैया 2050 तक वैश्विक तापमान को, यानी वर्ल्ड के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक ही मेंटेन रखना। यानी वर्ल्ड का टेम्परेचर का जो ग्रोथ रेट है वो 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये इससे ज्यादा हुआ तो क्या क्या होगा, अभी आगे भी समझोगे। वही होगा जो पहले पढ़ा। मतलब इस बैठक में भी इसको हाईलाइट किया जा रहा। आप ध्यान रखिए, आईपीसीसी जो कि इन्वायरमेंट को लेके
थोड़ा सटीक रिपोर्ट बनाता। आप कभी आईपीसीसी की रिपोर्ट को पढ़िए। व्हाट हैपेंस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो आपको वो सच्चाई सामने आएगी जिस पर किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। लेकिन फिलहाल यानी आप कभी गूगल पर सर्च कीजिए क्या होगा अगर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से, अगर तापमान की वृद्धि दर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि कॉप सम्मेलन में भी इसको किया गया टारगेट, ठीक है। तो यहां पर आप देख लेंगे, फिर हम देखते हैं आगे। आप देखिए, ये इंग्लिश में समझ जाएंगे। हाँ एक्चुअली, और कॉप 28 कहां हुआ था? दुबई में। कॉप 29 आर्मेनिया में होना था, आर्मेनिया, मगर आर्मेनिया ने इसको वापस ले लिया है। अब ये जो कॉप 29 है ये अजरबैजान में होगा। कब? 2024 में। तो भैया ध्यान रखना, कॉप 28 कहां हुआ था? यूएई यानी दुबई में हुआ था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आप देखेंगे कॉप 29 कहां होगा? कहां? अजरबैजान में होगा, जिसकी राजधानी बाकू है, अजरबैजान में होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कॉप 30, कॉप 30 कहां होगा? ब्राजील में होगा। कहां होगा? ब्राजील में। तो अभी 2024 में होगा कॉप का बैठक कहां? अजरबैजान में। ध्यान रखेंगे कॉप 29, और कॉप 30 अगले साल होगा 25 में। कहां होगा? ब्राजील में। तो भैया ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है, इसीलिए आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां होगा, ठीक है। तो ये तो हाँ, लेकिन यहां मेरा मुद्दा क्या है कि यहां भी 2050 को हाईलाइट किया जा रहा है, मतलब 2050 तक कोई समस्या है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए अब मानव पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मानना यह है कि अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुआ तो तापमान, मतलब अगर 2 डिग्री पहुंच गया तो क्या क्या होगा? मतलब स्वास्थ्य, भूखमरी, वाटर की समस्या, जलवायु संबंधी जोखिम बढ़ जाएंगे। कहोगे कैसे? मैं बता दूं, अगर समुद्र का तापमान, ध्यान रखिए क्या होगा, अगर समुद्र का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए, कितना? 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए, किसका तापमान? महासागरों का तापमान, तो पता है चक्रवात आने की संभावना बढ़ जाती है, और बहुत भयंकर आते हैं। आपने एक चीज नहीं ध्यान दिया होगा, 2004 के बाद चक्रवातों की संख्या में बड़ी भयंकर वृद्धि हुई है। उसका रीजन यही है कि अब धीमे धीमे ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है, वरना 2004 के पहले इतने चक्रवात नहीं आते थे। तितली, अम्फान, बिपरजॉय, ठीक है, गुलाब, अब इतना चक्रवात आ रहे हैं कि उनका नामकरण करना पड़ रहा है, वरना 2004 के पहले चक्रवात नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं समुद्र के तापमान में भी, और याद रखना, जब भी महासागरों का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा तो भयंकर चक्रवात आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मनुष्यों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक रूप से आजीविका के साधन कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब विनाश होगा तो आजीविका के साधन कहां से रहेंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए और क्या क्या प्रभाव हो गए, तो आप समझ के सामान्य बातें हैं। अब चलिए हम आते हैं, देखेंगे यहां क्या। हाँ, गर्मी से संबंधित बीमारी और डेथ रेट बढ़ जाएगा। जरा एक आंकड़ा देखिए क्या लिखा हुआ है। रिपोर्ट में पाया गया है कि गर्मी से संबंधित बीमारी और मृत्यु का जोखिम 2 डिग्री की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस पे कम होगा। मतलब अगर टेम्परेचर यहां तक मेंटेन है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, तो मतलब हम सुरक्षित हैं। अगर ये 2 डिग्री पहुंचा तो भैया मैं दिखा दूं क्या रिपोर्ट कहती है, जरा ध्यान से पढ़िएगा, रिपोर्ट आपके सामने है। कहते हैं कि मलेरिया और डेंगू बुखार जैसी बीमारियों से अधिक लोग मरेंगे। आप जरा इमेजिन कीजिए, आजकल कुछ ऐसे बुखार आ रहे हैं कि जिससे व्यक्ति बिस्तर पे गिर जा रहा, उठ ही नहीं पा रहा है महीनों। क्या ये वही तो संकेत नहीं है? आप देखिए लिखा है, रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया और डेंगू, ये सब डेंगू जैसी बीमारियों से अधिक से लोग मरेंगे। अगर तापमान 2 डिग्री से आगे बढ़ा तो हम आप खोए हुए हैं। किसमें? CAA में, लद्दाख में। लेकिन समस्या कुछ और है। ये वही है जैसे हम टाइटैनिक पे सवार हैं और हमने आंख मूंद लिया। लेकिन सच्चाई आपकी भी बात सही है कि हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि हम कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल नहीं कर सकते।
हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते। हमारा जीवन शैली ऐसा हो चुका है कि हम उसी जीवन शैली में अपने विनाश के बीज को बना रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग द सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इन आवर लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। बीमार आपके सामने एग्जाम्पल है, ऐसे बुखार ऐसी बीमारियां कहां से आ रही हैं। और अगर ये 2 डिग्री पहुंचा तो बता दें 2 डिग्री टेम्परेचर पर ऐसे बहुत से वायरस हैं जो एक्टिव हो जाएंगे, जिनको हम जानते भी नहीं हैं। कोरोना नया नहीं है, कोरोना पहले से था, बस चाइना ने एक्सपेरिमेंट कर दिया, सामने आ गया। वरना टेम्परेचर अगर बढ़ा तो इस टेम्परेचर पर कोरोना जैसे बहुत से वायरस एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि जंगल भी आप खत्म कर रहे हो, तो जंगल खत्म होंगे, वहां से भी बहुत सारी ऐसी वायरस जो दबे पड़े हैं। और अगर तापमान 2 डिग्री पहुंचा तो आपको बाढ़ के साथ साथ तो वो अलग समस्या है, ये सब भी आपके सामने आएगा। अब आप तय करना कि ये वास्तव में समस्या है या फिर आंख मूंद करके हम इंजॉय करें। ठीक है, आपकी समस्या है। आप हो सकता मैं ही गलत हूं, आप ही सही हो। तो ये एक ऐसी क्लास है जिसमें आपको खुद सोचना है। हाँ, हो सकता है ये मेरा फोबिया हो, क्योंकि मैं हो सकता है ये मेरा डूम्सडे फोबिया हो। क्या हो? डूम्सडे फोबिया हो सकता है आप ही सही हो। तो यहां मेरी बातों को आप बिना प्रमाण के मत मानिएगा। हाँ, बाकी दूसरी बात, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोप की बैठक कहां होगी, कब होगी, है ना, ध्यान। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बता दिया आपके सामने, डाटा के साथ बता रहा हूं भैया। ठीक है, आगे देखो। तो ये सब बात इंग्लिश में लिखी है, देख लेंगे। हाँ, अब देखो, अब देखिए जरा क्या है। देखो ग्रीन हाउस गैस, अब थोड़ा सा यहां ग्रीन हाउस बताया गया है कि ग्रीन हाउस क्या है। देखो ग्रीन हाउस एक सामान्य प्रक्रिया थी, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए जरूरी भी है, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट का तापमान सामान्य बना रहता है। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस जो होती है, जब इनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो यही नेचुरल प्रोसेस डिजास्टर्स प्रोसेस में चेंज हो जाएगा। यानी ये जो सामान्य प्रक्रिया है जो हमारे धरती के तापमान को सामान्य बनाए रखती है, ये विध्वंसक हो जाती है जब हमारे इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा क्या है, बढ़ जाती है। जैसे आप कहोगे सर बाकी पढ़ लीजिएगा, बहुत डिटेल में मुझे नहीं जाना, मैं आपको फैक्ट बता दिया जो क्या है। ठीक है, आगे देखेंगे। आप कहोगे सर कौन कौन सी क्या है। देखो ग्रीन हाउस गैसों की क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड है जिम्मेदार। ठीक है, और भी है लेकिन उसमें CO2 है। अब देखो है क्या, माना जा रहा है कि इतने वर्षों में, यानी बहुत पुराने समय की बात कर रही है, मानव सभ्यता के अस्तित्व से भी अधिक समय में हमारे वायुमंडल में CO2 की सांद्रता 200 से 280 प्रति मिलियन के बीच थी। मतलब पुराने समय से CO2 की सांद्रता एनवायरमेंट में 200 से 280 भाग प्रति मिलियन के बीच। कहोगे सर ये क्या है, इसका मतलब ये था कि हवा के प्रति 10 लाख अणुओं में, हवा के प्रति 10 लाख अणुओं में 200 से 280 अणु किसके थे, CO2 के थे। मगर आज क्या है, आज देखो यही हवा के 10 लाख अणुओं में अब यही कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या 2023 तक 420 क्या है, 420 भाग प्रति मिलियन के बीच पहुंच चुकी है। यानी अब 420 पार्ट्स प्रति मिलियन, यानी 10 लाख अणुओं में कार्बन के अणुओं की संख्या 420 हो चुकी है। और वो क्यों? क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ग्रीन हाउस प्रभाव और पृथ्वी के एल्बिडो में कमी आ रही है। भैया एल्बिडो में कमी आ रही है। अब समझेंगे एल्बिडो क्या है, यह सब भी समस्या है। बता दें 2050 जो बार बार हाईलाइट किया, उसको साइंटिफिकली है, वो कोई 2012 की कल्पना नहीं है कि कोई अफवाह होगी, दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक विनाश की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसको हम बचा भी सकते हैं जब अपने आसपास हरियाली पर फोकस करें। वरना मैंने कहा ना, ये एक ऐसी ही यात्रा है जैसी टाइटैनिक में थी, अंदर सब महफिल है, बाहर कोई विध्वंस हमारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या स्थिति है। आप देखिए ये सब गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और जलवाष्प। ठीक है, ये सब ग्रीन हाउस हैं, लेकिन ये ज्यादा जिम्मेदार नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट जलवाष्प से होता है। किससे होता है? जलवाष्प से। कहोगे सर ये तो हम कैसे जिम्मेदार है? पता है जलवाष्प प्रकृति की ऐसी लीला है कि वाटर वेपर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस का कारण बन सकता है, लेकिन प्रकृति की लीला देखिए, वाटर वेपर इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, गायब हो जाता है।
यानी प्रकृति ने हमको बचाने के इंतजाम किए हैं, लेकिन हम खुद विनाश करना चाहते हैं। तो क्या किया जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति ने जितना दिया उतना जरूरी है, लेकिन अब हम उससे ज्यादा कर रहे हैं। जितना नेचुरल पे चाहिए उससे कहीं ज्यादा CO2 आ चुका है इन्वायरमेंट में। और ये इसीलिए जो 2023 में बैठक हुई थी, कहा गया भैया 2050 तक किसी भी हालत में तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मत जाने दो। अगर ये गया तो क्या तमाशा होगा हम आप नहीं जानते, ठीक वैसे ही जैसे टाइटेनियम में बैठे लोग नहीं जानते थे क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अब देखो, सुनो, एक चीज और, एल्बिडो बताते। एल्बिडो क्या होता है पता है, ये भी समझिए। एल्बिडो क्या होता है, ये किसी भी सतह के द्वारा सूर्य के किरणों को परावर्तित करने की क्षमता को एल्बिडो कहते हैं। मतलब एल्बिडो इज ए रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए सन रेज, है ना। मतलब किसी भी सतह के द्वारा सूर्य के किरणों को परावर्तित करने की क्षमता को एल्बिडो कहा जाता है। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस का क्या संबंध एल्बिडो से। देखो एल्बिडो जितना ज्यादा होगा उतना ही फायदा है। जैसे बर्फ है, तो बर्फ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पता है हमारा जो पोल है ना, पोल पर बर्फ क्यों है पता है। पोल पर बर्फ इसलिए है ताकि सूर्य की किरणें उस बर्फ से टकरा करके लौट जाती हैं। जिस ऑब्जेक्ट का एल्बिडो जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा सूर्य के किरणों को परावर्तित करेगा। अब देखो हो क्या रहा है, ये हम जो ग्रीन हाउस गैसेस बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऊपर जाकर के ध्रुवों पर यानी बर्फ पर जमा हो रही हैं। और याद रखो जब बर्फ पे जमा होंगी तो बर्फ के द्वारा एल्बिडो कम आ जाएगा, यानी बर्फ का एल्बिडो कम आ जाएगा। क्योंकि मतलब ये जब ये ग्रीन हाउस गैसेस वहां जमा होंगी तो बर्फ द्वारा सूर्य की किरणों का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन नहीं किया जाएगा, बल्कि अवशोषण किया जाएगा। यानी जो बर्फ सूर्य की किरणों को करता है रिफ्लेक्ट, वो इन सन रेस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। और जब सन रेस को एब्जॉर्ब करेगा तो ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे, जो कि हो चुका है। तो मतलब यह हुआ कि ग्रीन हाउस गैस की घटना का कारण यह है कि पृथ्वी के एल्बिडो में कमी आ रही है। यानी जो हमारे द्वारा बर्फ के द्वारा ध्रुवों के द्वारा जो सूर्य की किरणों का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन किया जाता था वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि कार्बन की मात्रा वहां जमा हो रही है। कार्बन की मात्रा क्यों जमा हो रही है? क्योंकि हम कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, उद्योग लगेंगे, हम 1 से 4 गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, हम 2 शर्ट में नहीं 5 शर्ट में काम चलाएंगे, 10 शर्ट में काम चलाएंगे। जितना डिमांड करोगे उतना उद्योग लगेंगे। तो बड़ी बेसिक बात है, इसको संभालना हमारे आपके बस में है नहीं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने समझा दिया। अब जरा देखेंगे क्या है और बातें। देखो आप देखिए क्या है, देखिए यह उल्लेखनीय है कि उच्च एल्बिडो वाली वस्तुओं के तापमान कम होता है। मैंने बताया कि जब किसी वस्तु का एल्बिडो ज्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि वो सूर्य की किरणों को क्या करेगा? परावर्तित कर देगा। या यूं कहें कि जो ठंडी होती है उसका एल्बिडो क्या होता है? उसका एल्बिडो क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन अगर एल्बिडो कम हुआ तो वस्तु क्या हो जाएगा? उसका तापमान ज्यादा हो जाएगा। यानी एल्बिडो का संबंध टेम्परेचर से क्या होता है? डायरेक्ट होता है। इनवर्स होता है। जितना एल्बिडो ज्यादा होगा उतना टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और जितना एल्बिडो कम होगा उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा। और कहोगे ये एल्बिडो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे ध्रुवों पर कार्बन जमा हो रहा है, और उस कार्बन के जमा होने से बर्फ जो है सन की किरणों को परावर्तित करने के बजाय अवशोषित कर रहा है, जिससे एल्बिडो क्या हो गया है? कम हो गया। और जितना कम एल्बिडो होगा उतना ही तापमान ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक पूरी घटना मैंने आपको बता दी। ठीक है भाइयों, सब समझा दिया। तो अब आप ये तय करेंगे कि वास्तव में क्या इस प्रक्रिया को रोकना संभव है, और अगर संभव है तो कैसे संभव है? क्या 2050 तक हर एक रिपोर्ट, ये कोई कल्पना नहीं है, किसी की भविष्यवाणी नहीं है, ये आईपीसीसी की रिपोर्ट है,
कोप की रिपोर्ट है, वैश्विक स्तर पर जितनी भी बैठकें हो रही हैं सब में 2050 को एक टारगेट मान के, इसीलिए मोदी जी ने भी कह दिया है कि 2050 तक कार्बन के उत्सर्जन को शून्य करना जरूरी है। इसीलिए बहुत तेजी से ऊर्जा के नए नए स्रोतों पर काम चल रहा है। हाँ, पेड़ लगाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन क्या यह संभव है कि हम अपने इस 2050 तक टेम्परेचर को 2 डिग्री तक पहुंचने से रोक सकते हैं? अब मैं यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। आपके लिए ये लेक्चर कितना फायदेमंद है ये आप तय करेंगे। और बाकी मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा होगा, मैंने आपको डाटा बताया, इस डाटा के आधार पे आप सोचिएगा कि क्या वास्तव में ये सही है। बाकी आपके पास गूगल बाबा हैं ही तो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगले क्लास में, बेहतर क्लास में मिलते हैं, ठीक है। फिर जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय बुद्ध, जय भीम। ओके, धन्यवाद।